हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 का। हरियाणा में कम हो रहा है दूसरी लहर का प्रकोप। 24 घंटे में कोरोना के 115 नए केस और 17 लोगों की मौत। प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 1685 एक्टिव मरीज। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार में कमी के बाद रियायतों के साथ लॉकडाउन को 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन को 5 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें रिसर्च स्कॉलरों के लिए विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा राज्य भर में सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक की दुकानें खोली जा सकेंगी। मॉल्स भी 10 बजे से लेकर 8 बजे तक ही खोले जाएंगे। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर एसडीएम विवेक चौधरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इससे बचाव के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार मास्क के अंदर भी बदलाव हुए हैं। एसडीएम ने कहा कि पहले हम कपड़े का मास्क लगा लेते थे, लेकिन अब 3 लेयर मास्क जरूरी है ताकि आने वाले डेल्टा प्लस वेरिएंट से अपने आप को बचाया जा सके, जिसकी नई गाइडलाइन भी जारी हो चुकी हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए परिवार में कोरोना संक्रमित बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एसडीएम विवेक चौधरी ने कहा है कि लोगों को चाहिए कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क और हाथों को निश्चित समय पर धोते रहें और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। दिल्ली में जारी कोरोना संकट अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। तेजी से नए मामलों में आ रही गिरावट देखने के बाद दिल्ली में अनलॉक 5 का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत जिम और योग संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। नए निर्देशों के मुताबिक मैरिज हॉल, होटल और बैंक्वेट हॉल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की भी छूट होगी। हालांकि घर और कोर्ट में शादी समारोह के दौरान अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर किसी भी जगह पर कोविड नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आईपीसी की उचित धाराओं के तहत दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी सीएम मनोहर लाल ने ट्विटर पर साझा की। सीएम ने लिखा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक उपयोगी बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इस दौरान 6,393 करोड़ की 11 परियोजनाओं पर चर्चा की गई। सिरसा में एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने कई निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। गोविंद कांडा ने 1 दर्जन गलियों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ करते हुए शहरवासियों से कहा कि चत्तरगढ़ पट्टी में 10 करोड़ रुपए की लागत से गलियों का निर्माण कार्य किया जाएगा। चत्तरगढ़ पट्टी में एक ट्यूबवेल भी लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वार्ड 1, 2 और 31 में गलियों का निर्माण होगा। इस मौके पर नगर परिषद प्रधान रीना सेठी और उप प्रधान रणधीर सिंह भी मौजूद रहे। गोविंद कांडा ने कहा कि विधायक गोपाल कांडा सिरसा के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और सिरसा में अभूतपूर्व विकास होगा। इस दौरान गोविंद कांडा ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ओछी राजनीति छोड़ विकास कार्यों में योगदान दें। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में बीजेपी कार्यालय पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने शिरकत की और ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया। इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद सिटी और सिविल अस्पताल के तत्वावधान से किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचकर ब्लड डोनेट करने की अपील की। विपुल गोयल ने कोरोना का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए लोगों का जागरूक होना भी जरूरी है। महिला प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने हरियाणा न्यूज से बातचीत में कहा कि संगठन में अब महिलाओं के लिए 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण के लिए काम करेंगी। साथ ही संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी।
भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने शनिवार को पंचकुला में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद चड़ूनी ने बताया कि उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों को बिजली विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 50,000 किसानों की तरफ से ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन का पैसा जमा कराए जाने के बाद भी महज 10,000 किसानों को ही बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। कुंडी के दादा भैया मंदिर में हेमंत नांदल की अध्यक्षता में सिंघू बॉर्डर का एक तरफ का रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर पंचायत हुई। इस बैठक में सरपंच पति भी मौजूद थे। अपनी परेशानी रखते हुए हेमंत नांदल ने कहा कि हम किसानों और सरकार से एक तरफ का रास्ता खुलवाने की मांग कर रहे हैं। इस बॉर्डर को जाम हुए 7 महीने हो चुके हैं। अब किसानों और सरकार को एक तरफ का रास्ता खोलना ही पड़ेगा। लोगों का कहना है कि रास्ता बंद होने की वजह से उनके क्षेत्र के सभी काम धंधे ठप हो गए हैं। अब इस जाम को और आगे ले जाना उनके बस की बात नहीं रही है। लोगों का आरोप है कि आंदोलन की वजह से काफी लोग भूख की कगार पर पहुंच गए हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। देश में बीते एक दिन में कोविड-19 के 50,000 नए मामले सामने आए, जबकि 1258 मरीजों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना मरीजों की ठीक होने की राष्ट्रीय दर यानी रिकवरी रेट अब 96.75% पहुंच गया है। भारत में फिलहाल 6 लाख से कम कोरोना के एक्टिव केस हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 85 नए मामले आए, जो कि इस साल के सबसे कम दैनिक मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 9 और लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर घटकर 0.12% हो गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जानकारी देते हुए नजर आए। राजधानी में एक दिन में 2,05,170 लोगों को टीका लगाया गया है। सोनीपत में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ती नजर आ रही है, जहां पर सोनीपत के सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं कुरुक्षेत्र पुलिस ने फिरौती की मांग करने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फिरौती मांगने के तार इटली से जुड़े हुए हैं। ये लोग योजनाबद्ध और शातिराना तरीके से फिरौती की मांग करते थे। इन बदमाशों ने फाइनेंसर से 20 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। वैक्सीन के बारे में जानकारी साझा करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि फिलहाल हमारे पास सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने की कोई भी निर्देश और गाइडलाइंस नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि जब तक गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन नहीं लगा सकते। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की, जिसको लेकर शहर में 8 बूथ बनाए गए हैं। यह अभियान 3 दिन तक चलेगा। इनेलो नेता अभय चौटाला शनिवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इनेलो जिला कार्यालय का उद्घाटन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको ना तो कोई किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने देता और ना ही कोई राजनीतिक कार्यक्रम वो कर सकते हैं। अभय चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे से बटे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसान आंदोलन और कोरोना के मामलों के आगे नाकाम साबित हो रही है। ऐलानाबाद में चुनाव की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में इनेलो की जीत पक्की है, इसलिए सरकार यहां चुनाव करवाने से डर रही है। कलानौर अनाज मंडी से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर स्टेट वेयर हाउस कोलाबास के 6,512 सरसों से भरे कट्टे गायब हो गए। इतना ही नहीं, जिस कर्मचारी को वेयर हाउस की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, वो कर्मचारी भी पिछले कुछ दिनों से लापता बताया जा रहा है, जिसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है।
फिलहाल मामले की पूरी जानकारी उच्च अधिकारियों द्वारा पुलिस को दी गई है। वेयरहाउस कोलावास के अधिकारी का कहना है कि उनके 8,239 सरसों के कट्टे कलानौर अनाज मंडी में HSA MB गोदाम में रखे हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 1727 कट्टे ही उन्हें मौके से मिले, जबकि 6,512 कट्टे वहां से गायब हैं। कैथल लघु सचिवालय पर पहुंचकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ग्रामीण सफाई कर्मचारी और शहरी सफाई कर्मचारियों में भेदभाव कर रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को कम वेतन और कम सुविधाएं मिल रही हैं, जबकि वे लोग शहरी सफाई कर्मचारियों से ज्यादा काम करते हैं। प्रदर्शन करने पहुंचे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी शहरी सफाई कर्मचारियों की तरह ही वेतनमान, भत्ते और सुविधाएं मिलें। वहीं पलवल में एक युवक पर आपसी रंजिश के चलते दुश्मनों ने 30 राउंड फायर कर दिए। चश्मदीदों का कहना है कि मृतक युवक को 1.5 दर्जन गोलियां मारी गई थीं, जिसके चलते वो लहूलुहान होकर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये घटना हुडा सेक्टर 2 में हुई। जानकारी के मुताबिक अनूप अपने रिश्तेदार से मिलने चला गया और वापस आते वक्त युवक पर पहले से घात लगाए बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जब गोलियों की आवाज सुनकर उसका छोटा भाई वहां पहुंचा तो हमलावरों ने अनूप के छोटे भाई पर भी फायरिंग कर दी, लेकिन अनूप का भाई मौके से भाग निकला, जिससे उसकी जान बच गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि उसकी गांव के युवक से पुरानी रंजिश थी। दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले भी एक झूठा हत्या का मुकदमा चलाया हुआ था, जिसमें अनूप हाईकोर्ट से जमानत पर आया हुआ था। सोनीपत में फिटनेस टेस्ट को लेकर ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्यों ने बैठक की। यूनियन ने सदस्यों से कहा कि हम पहले ही कोरोना की मार से दुखी थे और अब डीजल और पेट्रोल के दामों ने हमारा दम निकाल दिया है। साथ ही कहा कि हमारी गाड़ियों का फिटनेस पहले सोनीपत में होता था और अब रोहतक करवाया जा रहा है, जिसके कारण एक बार जाने में ही 5 से 6 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। यूनियन के सदस्यों ने मांग की है कि दोबारा सोनीपत में फिटनेस टेस्ट करवाया जाए और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी लापरवाही का मामला आया सामने। सोनीपत में ऑटो चलाने वाले चालक को आगरा पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 16,500 रुपए के चालान का मैसेज भेज दिया, जबकि वाहन चालक का कहना है कि वो सोनीपत से बाहर अपने ऑटो को लेकर ही नहीं गया। ऑटो चालक का नाम हेमंत है, जो सोनीपत के देवनगर का रहने वाला है। आगरा पुलिस ने सीट बेल्ट, साइड मिरर और ओवरटेकिंग समेत दस्तावेज न होने का चालान पीड़ित ऑटो ड्राइवर को भेजा, जिसके बाद से ऑटो ड्राइवर काफी परेशान है। गोहाना के गांव मुंडलाना में एक हफ्ते से बिजली समय पर नहीं आने पर गुस्साए ग्रामीणों ने 132 केवी पावर सब स्टेशन पर प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट किया। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में बिजली कट से गांव वालों को भारी दिक्कतों के साथ साथ रोजमर्रा के कामों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में बिजली दिन में 1 या 2 घंटे के लिए आती है। एक तरफ जहां पूरे देश में पेड़ पौधे लगाने के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाएं लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, तो वहीं पृथला के गांव चंदावली स्थित डिजिटल पार्क से शरारती तत्वों ने करीब 100 पेड़ काट दिए हैं। गांव के सरपंच गिरिराज यादव ने बताया कि पार्क में पहले गांव के ही कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसको उन्होंने खाली करा दिया। उसी बात की रंजिश रखते हुए देर रात इन पेड़ों को काटा गया। गांव के सरपंच ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि हरियाणा का पहला डिजिटल पार्क गांव चंदावली में बनाया गया, जिसका उद्घाटन सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत तमाम लोगों ने किया। इधर नहरी गांव के ग्रामीणों ने कुंडली स्थित 132 केवीए सब स्टेशन पर हंगामा किया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली निगम मीटर की रीडिंग गलत करा के उपभोक्ताओं को 30 से 40 हजार रुपए का बिल भेज रहा है।
गांव के प्रधान महेश शर्मा ने कहा कि गरीब लोग बिजली के इस बिल की अदायगी नहीं कर सकते। उन्होंने मीटर्स के दोबारा रीडिंग की भी मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जब मीटर रीडर से पूछताछ की गई तो कोविड का बहाना बनाया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीओ सतीश गोयत ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को लेकर नया कानून बनाने की मांग को लेकर किसान पिछले 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। टिकरी बॉर्डर पर शनिवार रात के समय एक और किसान की अचानक तबीयत खराब होने के कारण मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान पंजाब के लुधियाना जिला निवासी सुखविंदर के रूप में हुई है। 45 वर्षीय सुखविंदर पिछले लंबे समय से टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल था। सुखविंदर की तबीयत खराब होते ही उसे बहादुरगढ़ के अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुखविंदर की मौत के कारणों का भी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ होगा कि आखिर मौत किस वजह से हुई। वहीं अस्पताल में सुखविंदर के शव का पोस्टमार्टम करवाने पहुंचे किसान नेताओं ने सरकार से सुखविंदर को शहीद का दर्जा देने और उसके पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग भी की है। सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में एमपीएचडब्ल्यू के एडमिशन के नाम पर 60 विद्यार्थियों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सिविल हॉस्पिटल चंद्रदया पर छात्रों ने आरोप लगाया है कि एडमिशन के नाम पर 1500 रुपए हर छात्र से लिए गए हैं। उनके साथ हुए फर्जीवाड़े की जानकारी उन्हें बाद में लगी है। अब छात्र सीएमओ जेएस पुनिया के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं और अपने पैसे की मांग करने के साथ साथ सत्येंद्र दहिया के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। जिला सीएमओ ने सत्येंद्र दहिया से फोन पर बात करके पैसे वापस देने का भी आश्वासन दिलवाया था, परंतु अभी तक उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिला। छात्रों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि उनके साथ जो अवैध वसूली की गई है वो सारा पैसा वापस किया जाए और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सोनीपत जिले के थाना कला गांव में संदिग्ध हालत में युवक की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल के पास वाले चौहड़ के किनारे 24 वर्षीय युवक अंकित का शव मिला है। जिसके शरीर से आधे कपड़े उतरे हुए थे, मुंह और नाक से खून निकल रहा था। जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया। एफएसएल टीम ने सैंपल लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत भेज दिया। मृतक अंकित के शरीर पर किसी भी हथियार से हमले के निशान नहीं दिखाई दिए। पुलिस ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक अंकित की मौत के कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। रोहतक की शिवाजी कॉलोनी के अंतर्गत पड़ने वाले तारा होटल में देर रात एक कारीगर की मौत हो गई। आपको बता दें कि कारीगर शराब के नशे में धुत था और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेजा गया। मृतक की पहचान होटल में काम करने वाले दीवान नाथ गोस्वामी मूल निवासी उत्तराखंड के रूप में हुई, लेकिन इस घटनाक्रम में सबसे बड़ी लापरवाही होटल संचालक के सामने आई। अवैध शराब के कारोबार में शामिल होकर पैसा कमाने की जुगत में लोग लगे रहते हैं, लेकिन पुलिस इन पर रोक लगाने के लिए मुस्तैद नजर आ रही है। इसी के चलते रोहतक जिले में नया बस गांव में शराब से भरा हुआ एक ट्रक बरामद हुआ, जिसमें 399 पेटी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल एक शख्स के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस कारोबार में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। बल्लभगढ़ में आदर्श नगर क्षेत्र में 2 युवकों पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी युवक विशेष समुदाय से है, जिसके बाद उन्होंने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी।
वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित के बयान के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। करनाल के निसिंग में पुलिस की गाड़ी पर हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया। इस दौरान युवकों ने पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इस हमले में 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग लाठी डंडे और दूसरे हथियार लेकर घूम रहे थे। वहीं मौके पर गश्त करते हुए पुलिसकर्मियों ने युवकों से पूछताछ की और समझाया, लेकिन इसी दौरान युवकों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिरसा के रोड़ी बाजार के पंजाब नेशनल बैंक के परिसर में शॉर्ट सर्किट से रविवार रात को आग लग गई। बैंक के पास से निकल रहे लोगों ने धुआं निकलता देख दमकल विभाग और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अलग अंदाज में मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। पीएम ने टोक्यो ओलंपिक के बहाने महान एथलीट मिल्खा सिंह को याद किया। पीएम मोदी ने हाल ही में एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड की चर्चा की और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक ग्रामीण से बात की और वैक्सीनेशन को लेकर पूछताछ की। ग्रामीण के टीका न लगवाने की बात सुन पीएम मोदी ने कहा कि मैंने और मेरी माता ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। आप भी वैक्सीन जरूर लगवाएं। पीएम मोदी ने कहा कि यदि कोई ये कह रहा है कि कोरोना चला गया तो भ्रम में मत रहिए, ये बहुरूपिया बीमारी है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे बचाव के 2 रास्ते हैं, एक वैक्सीन लगवाएं और दूसरा मास्क लगाएं और अन्य प्रोटोकॉल का पालन करें। पीएम ने ग्रामीणों से बात करते हुए सभी से अपील की है कि जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन जरूर लगवाएं। और इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में इतना ही।